डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सोल्यूशन में। आज मैं आपको 40 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, रक्त में उच्च स्तर पर यूरिक अम्ल होने का लक्षण निम्नलिखित बीमारी में होता है। तो किस बीमारी में होता है? देखिए, यदि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो अर्थराइटिस, जिसे कहते हैं गठिया रोग, गॉउट रोग। किसके कारण? तो रक्त में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण इस रोग में रोगी व्यक्ति को विभिन्न ज्वाइंट संधि में दर्द होने लगता है और मूवमेंट में कठिनाई होती है। आपका आंसर निकल गया होगा, केवल गॉउट रोग। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, गॉउट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है, इसे ध्यान से समझेंगे। सामान्यतः प्रत्येक मंथ में एक पूर्णिमा को फुल मून कहा जाता है। यदि किसी मंथ में दो दो पूर्णिमा एक साथ आ जाए तो पहले पूर्णिमा को फुल मून और दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। यही आपका आंसर है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, केवल पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण तब लगता है जब बीच में पृथ्वी आ जाता है। जबकि सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आता है? तो चंद्रमा आता है, जो केवल अमावस्या को लगता है। क्लियर है? इसमें जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो पूर्णिमा होगा और बीच में कौन आएगा? पृथ्वी आएगा। ठीक है, बीच में पृथ्वी आएगा। जबकि अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगेगा और बीच में आएगा चंद्रमा। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आया और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आया। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना कि सभी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण या सभी अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने के लिए तीनों का एक 180 डिग्री कोण पर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि एक सीधी रेखा में होना बहुत ज़रूरी है। जबकि हम लोगों को पता है कि पृथ्वी के तल से चंद्रमा का अंशीय झुकाव 5 डिग्री 9 मिनट का है। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण की घटना नहीं होती है। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, एक मंथ में ही दो दो पूर्णिमा हो। ठीक है, आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले किस सन में मांग की? देखिए, जब 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ और उसी लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान का मांग किया, मतलब पृथक पाकिस्तान का मांग किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह के द्वारा ढाका में किया गया था और पहली बार द्विराष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद इकबाल ने दिया, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना और राम प्रसाद बिस्मिल और सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। उसके बाद सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र, अध्ययनरत छात्र चौधरी रहमत अली ने किया और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। जबकि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। क्लियर है सभी को? इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आपका आंसर है बी ऑप्शन, 1940। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस मुख्यालय का अर्थ है। जो एक गुप्तचर मुख्यालय है, ब्रिटेन का जासूसी बल है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटेन का जासूसी गुप्तचर बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉस्टिक एक विज्ञान की शाखा है जो निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश का ऑप्टिक्स हो जाएगा। प्रकाश का क्या हो जाएगा? ऑप्टिक्स। ठीक है, और यहाँ पे अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष का एरोनॉटिक्स हो जाएगा। अंतरिक्ष का क्या हो जाएगा? एरोनॉटिक्स। और वनस्पति जो है वो क्या होगा? बोटनी का हो जाएगा। ठीक है,
ध्वनि का हो गया एकॉस्टिक, और अंतरिक्ष का एरोनॉटिक्स, प्रकाश का ऑप्टिक्स, और वनस्पति का बोटनी। तो इसमें आपका आंसर है जो ए ऑप्शन है, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो इसमें आपका आंसर है मृत सागर, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। देखिए, दाब बढ़ाने और लवणता में वृद्धि करने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है, 100 डिग्री से ऊपर हो जाता है। तब क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से किसका लवणता सबसे अधिक है? तो विश्व का सबसे बड़ा लवणता वाला झील तुर्की का वान झील लेक है, जो 330 ग्राम प्रति हजार मिलीलीटर है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक लवणता वाला झील इजराइल का मृत सागर है, जो सबसे गहरे स्थान पर स्थित झील है। यही आपका आंसर है। और विश्व का तीसरा यूएसए का ग्रेट साल्क झील है। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? वान झील का होगा। ठीक है, वान झील, और दूसरा हो जाएगा मृत सागर का, और तीसरा ग्रेट साल्क लेक का होगा। तो इसमें वान झील ऑप्शन में तो है नहीं, तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? मृत सागर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा मृत सागर। क्लियर है? अब अपने भारत देश में चलें। भारत में यदि देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा होगा सांभर झील का, क्योंकि सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? सांभर झील है। यदि डी ऑप्शन को समझेंगे तो विश्व का सबसे गहरा मीठे या ताज़े पानी का झील है बैकाल झील। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसमें आपका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। एक और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, कि भारत का सर्वाधिक बड़ा या मीठे ताजे पानी का झील बुल्लर झील है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बुल्लर झील जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर को मापने की इकाई है। देखिए, ताप को मापते हैं थर्मामीटर के द्वारा, और ऊष्मा को मापते हैं कैलोरीमीटर द्वारा। ऊष्मा का इकाई है जूल एसआई पद्धति में, लेकिन व्यवहारिक मात्रक है कैलोरी, जबकि तापमान का व्यवहारिक मात्रक है डिग्री सेल्सियस। आपका आंसर निकल गया होगा। आपका आंसर क्या होगा? सेल्सियस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, विशेषता कहलाती है। मतलब संपीड़ित फैलाया जा सकता है, और वस्तु के संपीड़ित करने के गुण को ही प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब इलास्टिसिटी में हुक ने कहा कि जितना प्रतिबल लगेगा उसमें विकृतियाँ उतनी ही ज़्यादा होगी। तब क्वेश्चन बनेगा कि हुक का नियम किससे संबंधित है? तो इलास्टिसिटी से संबंधित है। हुक के नियम में कहा गया है कि प्रतिबल और विकृतियाँ एक दूसरे के क्या है? तो समानुपाती है। ठीक है, एक दूसरे का समानुपाती है। क्लियर है? आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्यास्थता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, वह दर्पण क्या है? देखिए, उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण, या इसे ही अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी, सीधा एवं वस्तु से हमेशा छोटा होता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। जबकि अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, या इसे ही अंग्रेजी में कहेंगे कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर, जिसमें प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविक एवं उल्टा, लेकिन कुछ स्थिति में काल्पनिक एवं सीधा होता है। इसमें आकार कैसा बनेगा? तो सब प्रकार का बनेगा। पहले वस्तु से छोटा, उसके बाद केवल छोटा, उसके बाद बराबर, और आवर्धक मैग्नीफाई। आवर्धक को क्या कहेंगे? बड़ा। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस क्या है? तो यह एक प्राकृतिक खनिज है। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृतिक उत्पन्न खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विप्रदि बल्ब बाइक स्पीड बल्ब से पीड़ित है, तो उसके शरीर का कौन सा अंग ग्रस्त है?
देखिए, यह बाइक स्पीड बल्ब कहाँ है अपने शरीर में? तो हृदय में। तो निश्चित रूप से हृदय ही ग्रसित होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, हम लोगों का जो हृदय है, हार्ट है, जो एक झिल्ली से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? एक झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। हम लोगों के हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, जो ऊपर के 2 चेम्बर को आलिंद कहते हैं, जो बायां आलिंद एवं दायां आलिंद में बटा हुआ है, जबकि बाकी का 2 चेम्बर नीचे है, जिसे कहते हैं निलय, जिसे अंग्रेजी में वेंट्रिकल कहते हैं, जो बायां निलय एवं दायां निलय में बटा हुआ है। क्लियर है सभी को? आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, हृदय जो है ग्रसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मधुमेह रोगियों की वृद्धि के लिए मूलभूत निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? देखिए, इसका कई कारण है। अब ऑप्शन के हिसाब से चलें तो दैनिक जीवन में आलस्य, दैनिक जीवन में आलस्य, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे? देखिए, अभी दरोगा का पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट 2 महीना पहले से ही दौड़ना स्टार्ट कर दिया है, और आप कुछ कुछ लोग कल से जाएंगे, छोड़ो आज ठंडा लग रहा है, फिर कल हुआ तो अरे आज तो बहुत हवा चल रहा है, अच्छा कल से जाएंगे, और इस तरह करते करते क्या हो गया, आपका पीटी का एग्ज़ाम आ गया, आप पीटी का एग्ज़ाम दे दिए। अब क्या हुआ, आप जब एक के बार जाएंगे फील्ड में, तो जो 6 महीना पहले से दौड़ रहा है, उसके आगे आप कभी निकल पाइएगा? हैं? वो आपसे आगे ही रहेगा। तो ये था आलस्य। अब हम लोग तनाव में रहते हैं, ठीक है? क्या रहते हैं? तनाव में रहते हैं। ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े, वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े, नहीं इस बार पढ़ें तो फिर पता नहीं कब दरोगा आएगा, और मतलब टेंशन में बने रहते हैं, ठीक है? अ, अब बी ऑप्शन में देखिए, गलत भोजन नीति। हम लोग क्या करते हैं, एकदम खाने के लिए जीते हैं। क्या करते हैं? खाने के लिए जीते हैं। हम लोग पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं। दाल, भात, चोखा, डीबीसी। हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा थाली में भात और 1 कटोरा दाल और खूब 1 कटोरा चोखा, और ऊपर से 2 हरा मिर्चा ले लिए, बहुत हुआ तो विटामिन सी के लिए नींबू ले लिए, और अचार ले लिए। तो यह क्या था, दाल में प्रोटीन मिला, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिला, विटामिन सी हरी मिर्च में मिल गया, अचार में साइट्रिक विटामिन सी मिला, तो नींबू आंवला ये सब जो है, ये सब में क्या मिला, विटामिन सी मिला, और प्याज में सल्फर मिल गया। लेकिन और सब कहाँ से आएगा? तो यह है गलत भोजन नीति, ठीक है? अनियमित जीवन शैली। अब क्या है ऑप्शन सी में, अनियमित जीवन शैली, मतलब हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, और उसमें भी नहीं होता है तो क्या करते हैं, जितना खाते हैं उतना पानी पीते हैं, मतलब लेयर लगाते रहते हैं, एक कुर खाएं और एक घुट पानी पिएं। डॉक्टर बोलता है कि खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी पियो, या खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पियो। लेकिन हम लोग तो खुद डॉक्टर हैं, लेयर बनाते रहते हैं, एक बार खाना खाएं और एक बार पानी पिएंगे, कोई जगह खाली न रह जाए, इसके लिए यह करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग को क्या है, अनियमित जीवन शैली है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और ऑप्शन सी भी सही है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित है? देखिए, मेरुदंड का संबंध कशेरुकी दंड से है। किससे है? कशेरुकी दंड से है। हम लोग के कशेरुकी दंड में हड्डी की संख्या 33 है। कितना है? 33 है, ठीक है? इस 33 हड्डी को 5 स्टेप में बांटा गया है। कितने स्टेप में बांटा गया है? 5 स्टेप में बांटा गया है। इस कुल 33 हड्डी में से 7 हड्डी गर्दन की है। कितना? 7 हड्डी गर्दन की है, जिसे सर्वाइकल बोन कहते हैं। 12 हड्डी है थोरेसिक कैविटी में, जिसे वक्ष गुहा कहते हैं, जो 12 फेफड़ों की हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। तो 12 हड्डी जो है थोरेसिक कैविटी का है। उसके बाद 5 है लंबर वेर्टिका, ठीक है, उदर गुहा का, 5 हो गया उदर गुहा में, और 5 हो जाएगा सेक्रम में। 5 किस में हो जाएगा? सेक्रम में। जबकि कोकिक्स में है 4, जिसे
पुच्छ वाली हड्डी कहा जाता है। और यही पुच्छ वाली हड्डी हम लोगों को साबित करता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो सभी को समझ में आ गया होगा। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कशेरुकी दंड। इसमें जो 4 हड्डी है कोकिक्स का, तो जब इसे आप काउंट करेंगे तो टोटल 33 हड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके कारण चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण चलाया गया था। यह क्रिप्स मिशन क्यों असफल हो गया? तो ग्रहण करने एवं छोड़ने की प्रवृत्ति के कारण। और भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की असफलता है। और यह क्रिप्स मिशन 24 मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। क्लियर है? इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? देखिए इसे ध्यान से समझेंगे। केडीआर कृष्णदेवराय जो बहुत बड़े विद्वान थे इस भाषा के, और कृष्णदेवराय के दरबार में इस भाषा के 8 कवियों का संगठन था। कितना? 8 कवियों का संगठन था, जिसे अष्टदिग्गज कहा गया। क्या कहा गया? अष्टदिग्गज कहा गया। तो कौन सा भाषा था? तेलुगु भाषा। ठीक है, तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा का संरक्षक कौन? केडीआर कृष्णदेवराय। और तेलुगु भाषा के पितामह कहा गया अलसी पेडन्ना को। तेलुगु भाषा का पितामह किसे कहा गया? अलसी पेडन्ना को। आपका आंसर निकल गया होगा, सी ऑप्शन, तेलुगु भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों में कार्बन के कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ग्रेफाइट के चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रेफाइट कार्बन का एकमात्र अपरूप जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का उड कंडक्टर हुआ। यह एक प्रकार का क्वेश्चन बना। दूसरा है, ग्रेफाइट के कार्बन के कितने परमाणु? तो 6 परमाणु, जो एक दूसरे से षटकोणीय आकृति में परत दर परत जमा हुआ रहता है। उसमें स्केटिंग का गुण पाया जाता है। अतः स्केटिंग के गुण पाए जाने के कारण भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा नाइट्रोजन को यौगिकीकरण को बढ़ाती है? दाल। क्यों करता है दाल? क्योंकि दाल के जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। आपका आंसर निकल गया होगा। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र का कौन सा भाग भौगोलिक रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए पांडिचेरी 4 भाग में फैला हुआ है। पांडिचेरी कितने भाग में फैला हुआ है? 4 भाग में फैला हुआ है। जो मुख्य पांडिचेरी है वो चेन्नई के दक्षिण में है, और तमिलनाडु में करैकाल, और आंध्र प्रदेश में यनम है। ये तीनों पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है। यह तीनों कहाँ है? पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। जबकि पश्चिमी समुद्र तट पर केरल में माहे क्षेत्र है, पांडिचेरी का हिस्सा है। क्लियर है? आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, यनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्रीक निम्नलिखित स्थान में स्थित है। तो कच्छ के रन को ही सर क्रीक कहा जाता है। यह कच्छ का रन कहाँ है? तो गुजरात में है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O, या इसे ही कहेंगे 2CaSO4 इंटू H2O। क्लियर है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका एक कोड है जिसे आप याद रखेंगे, द गोपचन। ठीक है, क्या है? द गोपचन।
अब यहाँ पर देखिए, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, पी से हो गया प्रोटॉन और एन से हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, ई से क्या हुआ इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए टी एच से हो गया थॉमसन, जिसने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ठीक है, किसका किया, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया। और सेकेंड नंबर में जियो से हो गया गोल्डस्टीन। ठीक है, जिसने 1886 में प्रोटॉन का खोज किया। कब किया, 1886 में प्रोटॉन का खोज किया, जबकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी रदरफोर्ड ने दिया। तो कब दिया रदरफोर्ड ने, 1920 में इसके प्रोटॉन के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। अब थर्ड नंबर में देखिए CHA से हो गया चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक, जो 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया। तो आप इस कोड को याद रखेंगे, द गोप चन, एन से न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, TH से थॉमसन, GO से गोल्डस्टीन और CH से जेम्स चैडविक। क्लियर है सभी को। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो कह रहा है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, तो किसने डाली थी, अयाती केसरी ने। यह है कहाँ, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। कहाँ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अयाती केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान जाना जाता है। देखिए, इसमें चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग चारों ऑप्शन को समझेंगे। यदि आपको हमारी टेस्ट सीरीज की याद आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका सेरेब्रम ठीक ठाक है। क्या है, आपका सेरेब्रम ठीक ठाक है, क्योंकि याद का केंद्र बिंदु सेरेब्रम है, जिसे परम मस्तिष्क कहा जाता है। आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, आप चिंता करते हैं, आप प्यार करते हैं अपने माता पिता से, आप किसी दोस्त से बेवफाई करते हैं, ये सभी का केंद्र बिंदु क्या है, सेरेब्रम है, जिसे परम मस्तिष्क कहा जाता है, जो हमारी ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे इच्छा का विरुद्ध हुआ अनिच्छा, हमारे अनिच्छा का कंट्रोल किया मेडुला ऑब्लोगाटा। हमारे इच्छा का कंट्रोल कौन किया, मेडुला ऑब्लोगाटा, जो हृदय धड़कन, श्वसन की प्रक्रिया, पाचन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, छींकने, खांसने, इन सभी का केंद्र बिंदु मेडुला ऑब्लोगाटा। उसके बाद बॉडी को बैलेंस करके चलता है कौन, सेरेबेलम। बॉडी को बैलेंस करके कौन चलता है, बी ऑप्शन में देखेंगे, सेरेबेलम। यदि बॉडी बैलेंस में नहीं रहा तो मार खाने के लिए आप तैयार रहिएगा। इसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट अगला जो है हाइपोथैलेमस, भूख प्यास का नियंत्रक, बॉडी के टेम्परेचर का नियंत्रक, और जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नियंत्रक होता है। क्लियर है। इसमें जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, सेरेब्रम, क्योंकि मानव मस्तिष्क का यादाश्त का जो केंद्र है वो क्या है, सेरेब्रम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र किस भारतीय साहित्यिक व्यक्तित्व का उपनाम है, तो धनपत राय। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता ने किसके राज्य के बारे में अपने लेख में विस्तृत वर्णन किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनका यात्रा वृतांत था रेहला। किनके काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में आया था। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला है, सी ऑप्शन। यदि आपसे पूछे कि भारत में कितनी नदियाँ रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, तो 3 नदी हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, ये भारत की नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा धारण करने की क्षमता है,
मतलब अधिकतम पानी अवशोषण करने की क्षमता है, उसे रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, जो भारत की एकमात्र मिट्टी है जिसमें जल अवशोषण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जब यह मिट्टी पानी से भींगा हुआ रहता है तो यह चिपचिपा होता है, गुड़ की तरह लस्सापन होता है, और जब यह काली मिट्टी वाला क्षेत्र सूख जाता है तो इसमें मोटे मोटे दरार आ जाती है, और इस दरार वाले क्षेत्र को स्वतः प्राकृतिक रूप से जुता हुआ खेत कहा जाता है। क्लियर है सभी को? आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, काली मिट्टी। काली मिट्टी, और काली मिट्टी में सर्वाधिक खेती किसकी होती है? तो कपास की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें होते हैं निम्नलिखित के चयनित सदस्य। तो कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर महात्मा शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आर के नारायण। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने चलाया था? देखिए, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक, जबकि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने चलाया था। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम चलाया था अप्रैल 1916 में। ठीक है, और उसके बाद अप्रैल के बाद आता है सितंबर, तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, तिलक का केंद्र बिंदु रहा महाराष्ट्र, जबकि एनी बेसेंट का केंद्र बिंदु रहा महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी शेष संपूर्ण भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? देखिए, प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को, 1757 को हुआ था। इस समय बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला, इसका सेनापति था मीर जाफर, और अंग्रेजी गवर्नर था रॉबर्ट क्लाई। अंग्रेजी गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसमें क्लाइव की जीत हुई और मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? तो आरती शाह। इनका जन्म भारत के कलकत्ता में 24 सितंबर 1940 में हुआ था। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, लेकिन आंतरिक सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट गठित हुआ था सितंबर 1946 में, जिसके कानून मंत्री थे योगेंद्र नाथ मंडल। क्लियर है? तो आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में, जिसे बंद कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अंटार्कटिका क्षेत्र में 3 वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर है, पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। इसमें से सबसे नवीनतम भारती है। क्लियर है? आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री समीर बहती है। देखिए, समुद्री समीर दिन के समय बहती है समुद्र से स्थल की ओर, जबकि रात के समय बहती है स्थलीय समीर स्थल से समुद्र की ओर। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, दिन के समय समुद्री समीर बहती है। ठीक है, दिन के समय समुद्री समीर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा पनडुब्बी चालक सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देख लेता है?
तो पेरिस्कोप के द्वारा, और इस पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण को 45 डिग्री कोण पर घुमाकर रखा जाता है। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री। दो दो दर्पण को, समतल दर्पण को 45 डिग्री कोण पर झुका करके रखा जाता है। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नसरीन। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। तो देखिए, सभी क्रांति का सामूहिक रूप है इंद्रधनुष। ठीक है, सभी क्रांति का सामूहिक रूप है इंद्रधनुष। अब इसमें देखें, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसल से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न फसल से। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध उत्पादन से है। और नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली उत्पादन से है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, इन सभी से। ठीक है, क्योंकि इसका सामूहिक रूप इंद्रधनुष होता है सभी क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट सवाल आपके लिए। मार्च को सॉरी, यहाँ पे देखिए 8 मार्च है। यहाँ जो 8 है वो टाइपिंग मिस्टेक में बहुत ही छोटा हो गया है फ़ॉन्ट साइज। तो 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? आप यहाँ मेंशन कर लेंगे 8 मार्च। तो इस 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को किस दिवस के रूप में? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।